हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर और चैप्टर का टाइटल है द गिफ्ट ऑफ द मागी। इस चैप्टर का थीम है लव एंड सैक्रिफाइस। इस चैप्टर का हम हिंदी में एक्सप्लेनेशन समझेंगे और इसके सभी क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम मागी समझ लेते हैं कि ये मागी है क्या। मागी जो है ये इनको 3 वाइज मैन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ उस समय पर ये जीसस क्राइस्ट के पैदा होने पर ये जीसस क्राइस्ट के पास पहुँचे, उन्हें बहुत सारे गिफ्ट्स दिए। हुआ क्या था कि जब जीसस क्राइस्ट का जन्म होने वाला था उस समय ये जो 3 वाइज मैन थे इन्होंने एक तारे को फॉलो किया जो कि ईस्ट से बेथलेहम की तरफ जा रहा था। उस तारे को फॉलो करके ये जीसस क्राइस्ट की सर्च में बेथलेहम पहुँचे। वहाँ जब ये पहुँचे तो इन्हें मिले मैरी और बेबी जीसस। वहाँ पहुँचकर फिर इन्होंने जीसस को बहुत सारे गिफ्ट्स दिए। और हमें तो ये पता भी है कि 25 दिसंबर जो है उस दिन जीसस क्राइस्ट का हम जन्मदिन बनाते हैं ना, क्रिसमस डे, जो कि जीसस क्राइस्ट का बर्थडे होता है। तो जैसे मागीज़ पहुँचे थे जीसस के पास गिफ्ट देने के लिए, ऐसे ही हम सभी जो है जब भी क्रिसमस आता है तो अपने लव्ड वंस को गिफ्ट्स देते हैं। और हम जो भी इंसान एक दूसरे को गिफ्ट दे रहा होता है उन्हें भी हम मागीज़ बोलते हैं। तो इस चैप्टर में भी हम देखेंगे कि कैसे एक कपल, यंग कपल यानी हस्बैंड वाइफ अपनी बहुत सारी कीमती चीज़ें जो उनके पास हैं उन्हें बेच करके वो एक दूसरे के लिए गिफ्ट खरीदते हैं। तो तभी से ही ये ट्रेडिशन बन गया था गिफ्ट देने वाला। तो चलिए आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि स्टोरी इनकी क्या कहती है। किक स्टार्ट। Should gifts be valued for their utility or the thought that goes into them? Read a story about a young couple with little money who want to buy each other what they most desire for Christmas। तो जो गिफ्ट्स होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है, उनको जो देने के पीछे का जो थॉट प्रोसेस होता है, ठीक है, वो सभी लोग के क्या दिमाग में हरदम चल रहा होता है कि किसको हमें क्या देना चाहिए। तो ये जो स्टोरी है ये एक ऐसे यंग कपल के बारे में है, ऐसे हस्बैंड वाइफ के बारे में है जिनके पास बहुत कम पैसा था पर वो एक दूसरे को क्रिसमस के दौरान गिफ्ट देना चाहते थे। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इन कपल की स्टोरी को। $1.87, that was all, and 60 cents of it was in the pennies. Pennies saved 1 and 2 at a time by bulldozing the grocer and the vegetable man and the butcher until one's cheeks burned with embarrassment. 3 times Della counted it, $1.87 and the next day would be Christmas। तो अब जो है इसका हम समझेंगे कि जो डेला है, ठीक है, जो लेडी है यहाँ पर जो बैठी हुई है, जो कि वाइफ है, ठीक है, उसके पास $1.87 हैं। ठीक है, देखिए अमेरिका में डॉलर और सेंट्स चलते हैं, जैसे इंडिया में पहले रुपीज़ और पैसा चलता था, ठीक है, तो वैसे ही अमेरिका में डॉलर और सेंट्स चलते हैं। तो ये जो लेडी है डेला, इसके पास $1.87 हैं, ठीक है, इसके पास सिर्फ इतना ही पैसा है, ठीक है। और फिर जो 60 सेंट्स हैं वो उसके पास पेनीज़ की फॉर्म में, पेनीज़ मतलब हो गए छोटे छोटे गोल गोल सिक्के जिन्हें हम पेनीज़ बोलेंगे। पेनीज सेव्ड 1 and 2 एट अ टाइम, यानी ये जो पेनीज़ इसने जोड़े थे, सेव किए थे, सेविंग करी थी, ये इसने कैसे करी थी, कभी ये ग्रोसर को यानी जहाँ से ये सामान लेती थी घर का, ठीक है, कभी उससे बुलडोजिंग करती थी। बुलडोजिंग करने का मतलब हो गया वहाँ से कुछ पैसा बचाती थी, पैसे के लिए झिकझिक करती थी। कभी ये सब्जी वाले से झिकझिक करती थी पैसे बचाने के लिए। कभी ये बुचर यानी कि कसाई से झिकझिक करती थी कि अरे इतना नहीं इतना, मतलब ये बहुत ज़्यादा मोल भाव करती थी जिससे कि ये पैसे बचा सके। और तब तक मोल भाव करती थी जब तक सामने वाला जो है बिल्कुल शर्मिंदा ना हो जाए, तब तक ये पैसे के लिए झिकझिक लोगों से किया करती थी। और जब एक बार तो उसने 3 टाइम्स डेला काउंटेड इट, एक बार तो डेला ने 3 बार पैसे गिने थे जब उसके पास $1.87 थे। और जो $1.87 जो सेंट्स जो उसने काउंट किए थे उसको अगले दिन के लिए, और अगले दिन क्या था, अगले दिन था क्रिसमस। अब जब क्रिसमस है तो अभी मैंने आपको बताया कि गिफ्ट्स देने का प्रोविज़न होता था, सब लोग एक दूसरे को गिफ्ट देना चाहते होते थे। तो डेला भी अपने हस्बैंड के को गिफ्ट खरीदना चाहती थी, उसको गिफ्ट देना चाहती थी।
There was nothing left for Della but to flop down on the shabby little couch and howl. Della and her husband lived in a furnished flat at $8 per week. अब डेला के पास ज़्यादा कुछ तो था नहीं. देखिए, डेला के पास सिर्फ $1.87 थे. इतने ही पैसे थे. जैसे अगर हम ये $1.87 की अगर हम बात करें तो आप मान लीजिए उसके पास सिर्फ 100 रुपये ही थे. हम ऐसा इसको सपोज कर लेते हैं, ठीक है. इसको एक्चुअल अमाउंट नहीं मानेंगे, इसको हम सपोज कर लेंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि उसके पास सिर्फ 100 रुपये थे और 100 रुपये में उसको लग रहा था कि वो अपने हस्बैंड के लिए क्या ही गिफ्ट लेगी. और यही चीज़ वो सोच करके उसका दिमाग जो है बहुत ज़्यादा टेंशन में था और वो अपने शैबी लिटिल काउच का मतलब हो गया टूटे फूटे छोटे से काउच पर पड़ी हुई थी और दुख शोक मना रही थी. डेला और उसके हस्बैंड जो थे एक फर्निश्ड फ्लैट में रहते थे जिसका रेंट था $8 पर वीक, यानी कि हर हफ्ते का उसका उस अपार्टमेंट का रेंट होता था $8 उस ज़माने में रेंट हुआ करता था. अब यहाँ पे फर्निश्ड फ्लैट की बात भी करी गई है. फर्निश्ड फ्लैट उस ज़माने में जब होते थे तो वहाँ पर बहुत लिमिटेड ही फर्नीचर होता था, ठीक है. उसकी कंडीशन भी कुछ खास अच्छी नहीं होती थी. और ये जो डेला और उसके जो हस्बैंड है ये दोनों ही बहुत लिटिल सप्लाईज, बहुत कम सामान के साथ, और उनके पास अच्छा क्वालिटी का सामान भी नहीं था, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ ये उस घर में रहा करते थे. यानी कि डेला और उसके हस्बैंड जो था वो दोनों ही बहुत ज़्यादा गरीब हुआ करते थे. In the vestibule below was a letter box into which no letter would go and an electric button from which no mortal finger could coax a ring. On it was a card bearing the name Mr. James Dillingham Young. तो अब यहाँ पर इनके पास घर में एक वेस्टिब्यूल था, यानी नीचे एक आंगन हुआ करता था जहाँ पर एक लेटर बॉक्स, यानी कि जो मेल बॉक्स होता है जिसमें लेटर्स आते हैं, वो लगा रहता था, ठीक है. और वो जो लेटर बॉक्स था उसमें भी कोई लेटर्स नहीं आते थे. इनके यहाँ पर एक बेल भी हुआ करती थी, इलेक्ट्रिक बटन हुआ करता था जिसमें कि कोई बेल वेल नहीं थी, यानी कोई घंटी वंटी उसमें से नहीं बजा करती थी. मतलब ये इतने गरीब थे कि ये एक बेल भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे. और वहीं पर एक नेम प्लेट कार्ड टंगा हुआ था जिस पर नाम लिखा हुआ था मिस्टर जेम्स डिलिंघम यंग का. और ये कौन है? ये हैं डेला के हस्बैंड. द डिलिंघम had been flung to the freeze during a former period of prosperity when James was being paid $30 per week. अब ये जो ये डिलिंघम है जो, ठीक है, ये जो नाम है ये पहले क्या था कि इसके जो हस्बैंड थे जेम्स, ये बहुत ज़्यादा अच्छा पैसा कमाते थे. उस ज़माने में उनके पास बहुत पैसा हुआ करता था. इनकी जो कमाई थी वो $30 पर वीक, पर हफ्ता वो $30 कमाया करते थे. मतलब अच्छा खासा इनका काम चल रहा था, यानी अच्छे अर्निंग वाले थे. अब क्या हुआ था? नाउ व्हेन द इनकम वाज श्रंक टू $20, द लेटर्स ऑफ डिलिंघम looked blurred as though they were thinking of contracting to an unassuming D. अब क्या हुआ था? अब जो इनकी इनकम थी वो $30 से घट करके $20 हर हफ्ते की हो चुकी थी. अब ये जो इनके नाम का जो लेटर डिलिंघम था, ये जो वर्ड था डिलिंघम, ये भी बिल्कुल ब्लर दिखाई देना शुरू हो गया था, यानी एक छोटे से डी में दिखना शुरू हो गया था. मतलब इनका जो प्रॉस्पेरिटी थी, इन्होंने जो भी हासिल किया था, पहले बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ, तो लेटर्स आते थे, हर चीज़ बहुत अच्छी होती थी, ठीक है. बट जब से इनकी इनकम घटी थी तब से ही हर चीज़ें होनी बंद हो गई थी और इनका नाम भी डी की तरह दिखाई देता था. डी ये डिलिंघम का शॉर्ट है, डी, ठीक है. बट वेन एवर मिस्टर जेम्स डिलिंघम यंग केम होम ही वॉज कॉल्ड जिम एंड ग्रेटली हग्ड बाय मिसेस जेम्स डिलिंघम यंग इंट्रोड्यूस टू यू एज डेला. अब यहाँ पर क्या होता है? पर जब भी मिस्टर जेम्स डिलिंघम यंग घर आते थे तो उनको जेम्स बुलाया जाता था और उनकी वाइफ उनको आते ही हग कर लिया करती थी, जिनका पूरा नाम था मिसेस जेम्स डिलिंघम यंग. यानी कि जो डेला है, डेला का पूरा नाम था मिसेस जेम्स डिलिंघम यंग. यानी कि पहले के ज़माने में औरतें जो होती थीं अपने ही हस्बैंड के नाम से जानी जाती थीं, इसीलिए यहाँ पर मिस्टर है आदमी का नाम और यहाँ पर मिसेस है उसकी वाइफ का नाम, जिसका एक्चुअल नाम क्या है? डेला है. तो हस्बैंड वाइफ हो गए मिस्टर एंड मिसेस जेम्स डिलिंघम यंग. ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा. अब आगे चलते हैं. Della finished her cry and attended to her cheeks with the powder rag
She stood by the window and looked out dully at a grey cat walking a grey fence in a grey backyard. अब डेला जो है वो क्योंकि उदास थी, ठीक है, वो अपने सोफ़ा पर पड़ी हुई थी, आपने पीछे पढ़ा ही था कि वो अपने सोफ़ा पर पड़ी हुई थी। यहाँ पर लिखा है ना शी वॉज, क्या कहते हैं, यहाँ पर लिखा है देयर वॉज नथिंग लेफ्ट फॉर डेला बट टू फ्लॉप डाउन ऑन द शैबी लिटिल काउच एंड हाउल। तो यहाँ पर यही बात चल रही है कॉन्टिन्यूटी में कि डेला जो है अपने सोफ़े पर पड़ी होती है जब, तो वो अब रोना बंद कर चुकी होती है और उठ करके अपने गालों पर पाउडर लगाती है। पाउडर रैग का मतलब हो गया जो पाउडर पफ्स होते हैं जिससे हम पाउडर लगाते हैं, उसको पाउडर रैग बोला है, तो वो लगा लेती है अपने चीक्स पर। वो विंडो के पास खड़ी होती है और वहाँ से बाहर देख रही होती है। वहाँ पर एक ग्रे कैट होती है जो कि एक ग्रे कलर की फेंस पर चल रही होती है और वो फेंस कहाँ थी, एक ग्रे बैकयार्ड में। अब यहाँ पर इस पूरे ग्रे कैट, ग्रे फेंस और ग्रे बैकयार्ड का मीनिंग समझेंगे। ग्रे कैट तो हो गई आपकी ग्रे कलर की बिल्ली, ठीक है। ग्रे फेंस हो गई आपकी लोहे की जो बैरिकेटिंग होती है, जो जाली होती है, ठीक है, जिस पर बहुत सारे कांटेदार वो लगे होते हैं, ठीक है, स्पाइक्स निकले होते हैं, उसको यहाँ पर फेंस कह दिया। और ग्रे गार्डन का मतलब हो गया कि क्रिसमस का जो समय होता है वो ठंड में आता है और उस समय पर अमेरिका में स्नोफॉल हो रही होती है, ठीक है। तो स्नोफॉल की वजह से वो पूरा जो है ग्रे कलर का बैकयार्ड हो जाता है, यानी जो आंगन होता है जहाँ पर इनके गार्डन्स होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, वो सब ग्रे कलर के होते हैं। तो ये हमारा ग्रे बैकयार्ड हो गया। टुमारो वुड बी क्रिसमस एंड शी हैड ओनली $1.87 with which to buy Jim a present। अब कल का जो दिन है, अब क्रिसमस अगले ही दिन है और उसके पास तो सिर्फ $1.87 है जिससे वो जिम के लिए प्रेजेंट यानी तोहफा खरीदना चाहती है। She had saved every penny she could for months but $20 a week doesn't go far। वो जितना कोशिश कर सकती थी, जितना पैसा बचा सकती थी, हर एक पेनी उसने सेव करी हर महीने, और $20 में वो कितना ही बचा लेती, ठीक है। हर हफ्ते का जो $20 होता था उसमें वो बहुत ही ज़रा सा पैसा बचा पाती थी और उसके बचाने के बावजूद भी उसके पास सिर्फ $1.87 ही थे। Expenses had greater than she had calculated। अब जो खर्चा था यानी एक्सपेंसेस जो थे वो बहुत ज़्यादा बड़े थे जितना उसने कैलकुलेट भी नहीं किया था। उसके हिसाब से जो खर्चे थे वो बहुत ज़्यादा थे, उसके कैलकुलेशन से भी ज़्यादा थे। Many a happy hour she had spent planning for something nice for him, something fine and rare, something just a little bit near to being worthy of the honor of being loved by him। अब क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा समय बिताया था, बहुत हैप्पी आवर्स यानी कि बहुत खुश होती थी, वो आवर्स स्पेंड करती थी प्लानिंग करने में कि मैं जब क्रिसमस आएगा तो मैं जिम को ऐसा प्रेजेंट दूंगी, वैसा प्रेजेंट दूंगी, ऐसा फ़ाइन प्रेजेंट दूंगी, रेयर होगा, मतलब और किसी के पास नहीं होगा, ठीक है, जिससे मतलब ऐसा प्रेजेंट दूंगी जिसका वो हकदार हो। क्यों? क्योंकि उसका जो हस्बैंड था वो उसके लिए बहुत ज़्यादा लविंग था। जैसे जब हम किसी से प्यार करते हैं, जैसे मदर फादर हैं, हम लोगों से प्यार करते हैं तो हमारे लिए सब कुछ करते हैं, है ना। तो वैसे ही हस्बैंड वाइफ में भी इसी तरह से जब उनके बीच में प्यार होता है तो वो भी एक दूसरे के लिए प्रेशियस एक्सपेंसिव प्रेजेंट्स भी खरीदना चाहते हैं जो उनको लगे कि उन्होंने बहुत दिल से और मेहनत से खरीदा है। There was a mirror between the windows of the room. Suddenly, she whirled from the window and stood before the glass. Her eyes were shining, but her face had lost its color. Rapidly, she pulled down her hair and let it fall to its full length। अब वहाँ पर जब वो विंडो के पास खड़ी थी, उस विंडो के दोनों के बीच में एक मिरर था, यानी कि एक शीशा था, ठीक है। यहाँ पर आप फोटो में देख भी सकते हैं कि ये मिरर है, सॉरी ये विंडो है। विंडो के ऊपर कर्टन लगा हुआ है और साइड में ये मिरर लगा हुआ है। तो ये जो लेडी है डेला, ये मिरर के सामने आकर के खड़ी हो जाती है। अब जब ये मिरर के सामने आकर के खड़ी हो जाती है तो ये इसकी जो आंखें थी वो बहुत ज़्यादा शाइनिंग थी, पर इसके चेहरे का रंग जो है वो उतरा हुआ था। मतलब इसके चेहरे का जो रंग था वो बदल चुका था, वो वैसा नहीं था जैसे उसकी शाइनिंग आइज़ थी। उसका चेहरा बहुत ज़्यादा डल हो चुका था क्योंकि वो गरीब थी, वो थोड़ा सा दुखी भी थी कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो ये भी एक कारण था उसके चेहरे के डल होने का। और फिर तभी क्या करती है वो अपने जो बाल हैं उसको पूरा खोल देती है, पूरे बालों की लेंथ चेक करने के लिए।
There were two possessions of the James Dillingham Youngs in which they took a mighty pride. One was Jim's gold watch that had been his father's and his grandfather's. The other was Della's hair. अब जो मिस्टर जेम्स हैं यानी कि जो जिम है उसके दो ही प्रेशियस पोजेशंस थे. पोजेशन का मतलब क्या हो गया कि ये बहुत कीमती चीज़ें जो आप संभाल करके संजो करके रखते हैं. ठीक है, तो जिम के पास दो ऐसी कीमती चीज़ें थी. पहली तो थी एक गोल्ड की घड़ी जो कि उसके फादर और उसके ग्रैंडफादर की थी, और दूसरा था डेला के बाल. यानी डेला के बाल बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे जिसको जिम बहुत ज़्यादा पसंद किया करता था. Della's beautiful hair fell about her, rippling and shining like a cascade of brown waters. अब जो डेला के बाल थे वो इतने ज़्यादा खूबसूरत थे, सुंदर थे कि ऐसा लग रहा था कि एक भूरा झरना जो है वो पानी का जैसे झरना होता है बिल्कुल वैसे ही शाइन कर रहा हो. बिल्कुल एकदम सीनिक ब्यूटी का व्यू था. मतलब उसके जो बाल थे वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे. इट रीच्ड बिलो हर नी. उसके जो बाल थे वो उसके घुटनों से भी नीचे थे. शी डिड इट अप अगेन नर्वसली. तो उसके बाद जब वो अपने बाल देख लेती है फिर वो दोबारा से अपने बालों को ऊपर उठा लेती है, जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे हैं कि वो वापस से अपने बाल बांध लेती है. She faltered only once and stood still while a tear or two splashed on the worn red carpet. अब वो जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी थी. वो वहाँ पर एक बार खड़ी हुई, वहाँ पर वो खड़ी रही जब तक उसकी आंखों से एक दो बूंदें जो हैं वो रेड कार्पेट पे नहीं गिर गईं. On went her old brown jacket and old brown hat with a whirl of skirts. And with the sparkle still in her eyes, she cluttered out of the door and down the stairs to the streets. अब जो बेला है वो अपना ओल्ड ब्राउन जैकेट पहनती है, ओल्ड ब्राउन हैट पहनती है, स्कर्ट डालती है अपनी, और उसके बाद फिर अपनी स्पार्कली आइज़ के साथ वो अपने दरवाजे से बाहर निकल जाती है और सीढ़ियों से नीचे उतर करके वो बाहर स्ट्रीट पर यानी कि सड़क पर आ खड़ी होती है. Where she stood, the sign read, "Ma'am Sovereign hair goods of all kinds." अब यहाँ पर जब वो बाहर आकर के सड़क पे आ जाती है तो वहाँ पर वो बहुत देर तक खड़ी रहती है. वहाँ पर एक साइन लगा हुआ था यानी कि एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था मैडम सॉफरीन. ठीक है, और वहाँ पर लिखा था हेयर गुड्स ऑफ ऑल काइंड्स, यानी कि वो जो लेडी थी वो हर तरीके के बालों का व्यापार करती थी. ठीक है, बालों का व्यापार का मतलब हो गया जैसे लोग क्या करते हैं, विग बनवाते हैं, अलग अलग स्टाइल के बाल लोग पहनने के लिए, फैंसी बाल करने के लिए एक्स्ट्रा विग लगवा लेते हैं जिससे कि ऐसा लगे कि उनके बाल बहुत लंबे हैं. तो मैडम जो सॉफरीन थी वो भी यही काम करती थी. विल यू बाय माई हेयर आज डेला. डेला उनसे पूछती है क्या आप मेरे बाल खरीदेंगी. आई बाय हेयर सेड मैडम. टेक योर हैट ऑफ एंड लेट्स हैव अ लुक एट इट. वो कहती है कि हाँ मैं बाल खरीदती हूँ, मैं तुम्हारे बाल खरीद लूँगी, अपनी हैट उतारो और चलो देखते हैं कि तुम्हारे जो बाल हैं वो कैसे दिखते हैं. डाउन रिपल्ड द ब्राउन कास्केट. अब उसके बाद जो उसके बाल खुलते हैं तो बिल्कुल देखने में ऐसे लगते हैं कि जैसे भूरा झरना जो है बालों का वो नीचे गिर गया हो, यानी कि उसके बाल जो हैं वो कास्केट जैसे हैं यानी झरने जैसे हैं, वाटरफॉल जैसे हैं. ब्राउन कास्केट यानी उसके भूरे बाल थे तो ब्राउन कास्केट इसलिए यहाँ पर लिखा गया है. $20 सेड मैडम लिफ्टिंग द मास विद अ प्रैक्टिस्ड हैंड. अब जो मैडम हैं वो उसके बाल उठाती हैं कुछ इस तरीके से और कहती हैं इतने बालों के मैं $20 दूंगी. The next 2 hours tripped by on rosy wings. She was ransacking the stores for Jim's present. अब उसके बाद होता क्या है, अल्टीमेटली बेला जो है अपने बाल कटवा लेती है और उसके बाद वो लगभग 2 घंटे तक वो पूरा जो सिटी था वहाँ पर घूमती रहती है. हर एक स्टोर से स्टोर पर वो रैनसैकिंग यानी कि हर एक स्टोर को जो है खंगालना शुरू कर देती है जिम को तोहफा देने के लिए. She found at least it had been made for Jim and no one else. अब आखिर में उसको वो चीज़ मिल ही जाती है जो कि सिर्फ और सिर्फ जिम के लिए बनी थी और किसी के लिए भी नहीं बनी थी. There was no other like it in any of these stores and she had turned all of them inside out. और उसने क्या किया था, डेला ने हर तरह के
स्टोर्स जो थे सब जगह पर उसने हर चीज़ चेक कर ली थी और जो चीज़ उसको पसंद आई थी वो कहीं और नहीं थी। और उसने जो है हर तरह के स्टोर्स को पूरी तरीके से टर्न्ड ऑल ऑफ देम इनसाइड आउट का मतलब हो गया खंगाल डाला था, यानी एक एक प्रेजेंट एक एक चीज़ जो है हर स्टोर की चेक कर डाली थी और जो चीज़ उसको पसंद आई थी वो और कहीं पर भी अवेलेबल नहीं थी, यानी वो चीज़ वन ऑफ इट्स काइंड थी। इट वॉज अ प्लैटिनम फॉप चेन, सिंपल एंड प्योर इन डिज़ाइन, क्वाइटनेस एंड वैल्यू, द डिस्क्रिप्शन अप्लाइड टू बोथ। अब ये जो उसने गिफ्ट तोहफा पसंद किया था वो एक प्लैटिनम का फॉप चेन था, ठीक है। फॉप चेन मतलब एक चेन थी, वो बहुत ज़्यादा सिंपल थी और उसका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा सुंदर था, इंट्रिकेट था और उसको देख करके उसकी जो एक्सपेंसिव जो प्रेशियस होती है चीज़ें, ठीक है, उसकी वैल्यू उसको देख करके बताई जा सकती थी। $21 they took for it and she hurried home with the 78 cents। और फिर डेला क्या करती है, उस चेन को, प्लैटिनम चेन को ख़रीद लेती है और वो जो प्लैटिनम चेन थी वो $21 की थी और फिर वो बचे हुए $78 वो घर वापस ले आती है। यानी जो डेला के पास शुरू में पैसे थे वो 1.87 सेंट्स थे, ठीक है। उसके बाद $20 उसको मिल गए बाल कटवाने के, तो उसके पास टोटल हो गए $21.87। फिर जब वो चेन खरीद लेती है तो $21 जो हैं वो पे कर देती है, तब उसके पास कितना बच गया, सिर्फ $78। With that chain on its watch, Jim might be properly anxious about the time in any company। अब वो सोचना शुरू कर देती है कि ये जो चेन जब उसकी वॉच में लगेगी तो जो जिम है वो बहुत ज़्यादा उसकी कंपनी में सभी लोग जो है जानने की कोशिश करेंगे, देखेंगे किस तरह की वो मतलब किस तरह की कंपनी में वो बैठता है, मतलब उसका जो है रुतबा जो है उसको यूज़ करने के बाद बढ़ जाएगा। ऐसी सब चीज़ें डेला सोच रही थी। ग्रैंड एज द वॉच वॉज, ही समटाइम्स लुक्ड एट इट ऑन द स्ले बिकॉज ऑफ द ओल्ड लेदर स्ट्रैप दैट ही यूज्ड इन प्लेस ऑफ द चेन। अब वो जो घड़ी थी वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव दिखती थी, बहुत ज़्यादा बड़ी घड़ी थी। बड़ी का मतलब हो गया कि खूबसूरत घड़ी थी, ग्रैंड थी, ठीक है। और कभी कभी तो जो उसका हस्बैंड था जिम, तो वो उसको कभी कभी लोगों के सामने निकालता था, ऐसे यूजुअली नहीं निकाला करता था। When Della reached home, her excitement dimmed a little. She got out her curling irons and lighted the gas and went to work, repairing the ravages made by generosity added to love। अब जब डेला जो है घर पहुंचती है तो उसकी जो एक्साइटमेंट है वो थोड़ी सी डिम हो जाती है, यानी थोड़ी सी हल्की हो जाती है। वो थोड़ा सा अब सोच रही होती है, क्योंकि अब वो घर आ गई थी, उसके बाल कट चुके थे, उसके तो बहुत लंबे बाल थे, है ना। तो अब जब उसके बाल कट चुके थे तो वो क्या करती है, वो कर्लिंग आयरन लेकर के आती है, जिसको आज की डेट में हम जो बाल रोल करने वाली मशीन होती है ना, वही कहते हैं। वो तो आजकल बिजली से जलती है। उस ज़माने में वो जो कर्लिंग आयरन्स होती थी वो गैस के ऊपर गर्म करके फिर बालों को रोल किया जाता था, ठीक है। पहले उस रॉड को गर्म किया जाता गैस के ऊपर, उसके बाद फिर हटा करके बाल उसमें रोल किए जाते थे गोल गोल, और उसके बाद फिर बाल जो थे वो कर्ल हुआ करते थे। तो वो फिर अपने जो कर्लिंग रॉड होती है उसको निकालती है, गर्म करती है और अपने बालों को कंटिन्यूसली कर्ल करना शुरू कर देती है। Within 40 minutes, her head was covered with a tiny, close-lying curls that made her look like a truant schoolboy. She looked at her reflection in the mirror long, carefully and critically. अब लगभग 40 मिनट तक में उसका जो हेड था, उसके जो बाल थे, ठीक है, वो पूरा जो सिर था उसका वो छोटे छोटे टाइनी कर्ल्स से भर जाता है। यानी उसके जो बाल थे वो इतने ज़्यादा शॉर्ट हो गए थे कि उसने हर एक बाल के स्ट्रैंड को गोल गोल घुमा करके कर्ल कर लिया था। उसका पूरा जो सिर था वो कर्ली बालों से भर जाता है। वो बिल्कुल एक स्कूल बॉय की तरह लग रही होती है और काफ़ी देर तक वो अपने आप को शीशे के सामने बैठ करके देखने लगती है, निहारने लगती है, क्रिटिकली देख रही होती है खुद को, कि एनालिसिस कर रही होती है कि मैं कैसी दिख रही हूँ, कैसी नहीं दिख रही हूँ। आप लोग इमेज में भी देख सकते हैं। At 7 o'clock, the coffee was made and the frying pan was on the back of the stove, ready to cook the
चॉप्स। अब 7 बज चुका था, कॉफ़ी बन चुकी थी, फ्राइंग पैन भी अब स्टोव के ऊपर रख दिया गया था उसमें चॉप्स बनाने के लिए। Jim was never late. Della doubled the mop chain in her hand and sat on the corner of the table. Then she heard his steps on the stair down on the first flight and she turned white for just a moment. अब जिम कभी भी ऑफिस से घर आने में लेट नहीं होता था। डेला ने जो फॉप चेन थी उसको डबल किया, अपने हाथ में रखा और रूम में जो टेबल थी उसके कॉर्नर पर जा कर के बैठ गई। तभी उसको जिम के आने की आहट सुनाई देती है, फर्स्ट स्टेप सुनाई देती है उसकी, ठीक है। नीचे की पहली सीढ़ी पर उसको उसके कदमों की आवाज़ आ जाती है और तभी जो है उसका जो चेहरा है वो वाइट पड़ जाता है, यानी कि वो थोड़ा सा डर जाती है कि अब क्योंकि क्या था उसने अपने बाल कटवा लिए थे और जिम को डेला के बाल बहुत ज़्यादा पसंद थे, तो उसको अब डर लग रहा था, वो घबरा रही थी कि शायद जिम उसके ऊपर गुस्सा ना करे। She had a habit of saying little silent prayers about simple everyday things, and now she whispered, "Please God, make him think I am still pretty." डेला की आदत थी कि वो हर छोटी छोटी चीज़ पर छोटी छोटी चीज़ों पर प्रेयर करने बैठ जाती थी। तो वो अभी भी उस टाइम पर कॉर्नर में बैठ कर के वो प्रेयर कर रही थी कि प्लीज़ भगवान जिम मुझे अभी भी खूबसूरत ही समझें, क्योंकि एक औरत के लिए उसके जो बाल होते हैं वो बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं। उसकी एक खूबसूरती जो होती है उसके बालों से निखर करके आती है। तो अभी डेला के जो बाल थे वो तो कट चुके थे, तो डेला सिर्फ भगवान से ये प्रार्थना करी थी कि काश मेरा हस्बैंड जो है अभी भी मुझे उतना ही पसंद करे, उतनी ही उसे मैं खूबसूरत दिखूं। The door opened and Jim stepped in and closed it. दरवाज़ा खुलता है, जिम अंदर आता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। He looked thin and very serious. वो पतला था और बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। Poor fellow, he was only 22 and to be burdened with a family. वो सिर्फ 22 साल का था और उसके ऊपर भार था एक परिवार को संभालने का। burdened का मतलब हो गया भार, ठीक है। तो एक परिवार को संभालने की जो जिम्मेदारी होती है, कमाना पड़ता है, तो ये सारी ही चीज़ें उसके ऊपर उसके लिए बर्डन की तरह थी। ही नीडेड अ न्यू ओवरकोट एंड ही वॉज विदाउट ग्लव्स। उसको नया ओवरकोट भी चाहिए था और उसके पास ग्लव्स भी नहीं थे। Jim stepped inside the door. His eyes were upon Della and there was an expression in them that she could not read and it terrified her. अब जब जिम दरवाजे से अंदर आता है उसकी आंखें जो हैं वो डेला पर पड़ती हैं और उसके जो एक्सप्रेशंस थे वो डेला भी रीड नहीं कर पाती है कि किस तरह के एक्सप्रेशंस जो हैं जिम दे रहा है, और वो ये देख करके बहुत ज़्यादा टेरिफाइड यानी कि डर जाती है, घबरा जाती है। इट वॉज नॉट एंगर, सरप्राइज, डिसअप्रूवल और हॉरर, एनी ऑफ द सेंटिमेंट्स दैट शी हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर। उसके जो जिम था उसके फेस पर ना ही कोई गुस्से का एक्सप्रेशन था, ना ही वो सरप्राइज्ड था, ना ही वो डिसअप्रूव्ड था उसके लुक को देख करके, ना ही वो डरावना दिख रहा था। मतलब ऐसा कोई भी सेंटिमेंट जो था उसके चेहरे पर नहीं था जिसके लिए डेला को पहले से प्रिपेयर रहना पड़े। यानी कि जो भी सेंटिमेंट्स होते हैं, एंग्री, सरप्राइज, ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंसान प्रिडिक्ट कर सकता है कि हाँ शायद सामने वाला बंदा मेरे पर गुस्सा हो जाएगा और सरप्राइज्ड हो जाएगा। ऐसा कुछ भी चीज़ के लिए मतलब डेला प्रिपेयर थी, पर जिम के चेहरे पर ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। या फिर आप लोग ये कह सकते हैं कि जो जिम का एक्सप्रेशन था वो डेला रीड ही नहीं कर पा रही थी। ही सिंपली स्टेयर्ड एट हर फिक्सली विद दैट पेक्यूलियर एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस। वो सिर्फ डेला को देख रहा था बहुत फिक्स्ड नज़रों से, यानी कि एक टक उसको देख रहा था और बहुत ही पेक्यूलियर यानी स्ट्रेंज नज़रों से उसको देख रहा था, उसके फेस के एक्सप्रेशंस को। डेला विगिल्ड ऑफ द टेबल एंड वेंट टू हिम। डेला जो है वो टेबल से उठती है और फिर जिम के पास जाती है। जिम डार्लिंग, शी क्राइड, डोंट लुक एट मी दैट वे। आई सोल्ड माई हेयर बिकॉज आई कुडंट हैव लिव्ड थ्रू क्रिसमस विदाउट गिविंग यू अ प्रेजेंट। इट विल ग्रो आउट अगेन, माई हेयर ग्रोज ऑफुली फास्ट। से मैरी क्रिसमस जिम एंड लेट्स बी हैप्पी। अब जो डेला है, क्योंकि उसको पता था कि जिम के लिए उसके बाल बहुत ज़्यादा प्रेशियस थे, बहुत कीमती थे,
पर डेला ने गिफ्ट देने के लिए उन बालों को कटवा दिया था। तो वो डेला जो है जिम के पास जाती है, उसको कहती है कि उसको रोते हुए कहती है कि मुझे इस तरह से मत देखो, मैंने अपने बाल बेचे हैं, सोल्ड किए हैं यानी कि बेचे हैं, क्योंकि मैं क्रिसमस में तुम्हें बिना गिफ्ट दिए नहीं रहना चाहती थी। मतलब मैं तुम्हें कुछ उपहार देना चाहती थी, प्रेजेंट देना चाहती थी, सिर्फ इसीलिए मैंने ऐसा किया। और ये तो मेरे बाल हैं, ये दोबारा से उग जाएंगे, ठीक है, और मेरे बाल बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते भी हैं। चलो मैरी क्रिसमस बोलो और अब खुश हो जाओ। जिम लुक्ड अबाउट द रूम क्यूरियसली। अब जिम जो है वो रूम में बहुत ज़्यादा क्यूरियसली देखना शुरू कर देता है चारों तरफ। यू से योर हेयर इज़ गॉन, ही सेड विद एन एयर ऑलमोस्ट ऑफ इडियोक्रेसी। फिर जिम उससे कहता है कि तुम कहती हो कि तुम्हारे बाल जो हैं वो चले गए हैं। वो बहुत ज़्यादा इडियोक्रेसी से, मतलब बिल्कुल बेवकूफ़ों की तरह कि तुम्हें उसके लिए उसे देखने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ गए मेरे बाल, ठीक है, मैंने उन्हें बेच दिया। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मैंने तुम्हें बेच दिया है, और वो जो मैंने बाल बेचे हैं वो अच्छे के लिए बेचे हैं और तुम्हारे लिए बेचे हैं। Jim quickly awoke out of his trance. He embraced his Della. He drew a package from his overcoat pocket and threw it upon the table. अब जो जिम था, क्योंकि अभी तक वो थोड़ा सा उसको भी धक्का सा लगा था, क्योंकि डेला के इतने खूबसूरत बाल थे, उसने कटवा लिए थे, और फिर अचानक से वो झटके से अपने उस मोमेंट में वापस आता है और फिर डेला को गले लगा लेता है। फिर वो अपने ओवरकोट की जैकेट से वो एक पैकेज निकालता है अपनी पॉकेट से और फिर उसको टेबल के ऊपर रख देता है। Don't make any mistake, Della. Don't make any mistake, Del, he said. I don't think there's anything in the way of a haircut that could make me like my girl any less. But if you will unwrap that package, you will see what I was surprised at first. Why I was surprised at first. अब वो कहता है कि तुम इसे किसी भी तरीके की गलती मत समझो डेला, और मैंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचा था कि ये जो तुम्हारे जो हेयर कट है उसकी वजह से मैं तुम्हें कम पसंद करूँगा, ठीक है, पर जब तुम ये जो गिफ्ट है इसे अनरैप करोगी, इसे खोलोगी, तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं तुम्हें पहली नज़र में देख करके क्यों सरप्राइज्ड हो गया था। यानी कि अभी जो गिफ्ट है जो जिम ले करके आया है वो डेला के लिए बहुत शायद खूबसूरत इम्पॉर्टेंट गिफ्ट रहा होगा जो जिम ने ख़रीदा है, और शायद वही चीज़ वो डेला के फेस पर जब उसके बाल नहीं होते हैं तो वो देख करके शॉक्ड हो जाता है। अब आगे देखेंगे कि वो क्या गिफ्ट था। White and agile fingers tore to the string and paper. There was a delighted scream of joy and then a quick change to hysterical tears and wails, followed by Jim's soft words of comfort to Della. अब जब डेला जो है अपनी उंगलियों से उस गिफ्ट को खोलती है, स्ट्रिंग्स निकालती है, पेपर हटाती है, फिर वो देख करके बहुत ज़्यादा खुश होती है, सबसे पहले तो चीख जाती है, और अचानक से जो उसके जो एक्सप्रेशंस थे वो रोने में, हिस्टेरिकल टीयर्स यानी कि रोने में बदल जाते हैं, और वो बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देती है। उसके बाद फिर जिम जो है उसको सॉफ्टली कंफर्ट करता है। अब ये गिफ्ट था क्या? फॉर देयर ले द set of combs that Della had worshipped for long in a shop window. Beautiful combs, pure tortoise shell with jeweled rims, just the shade of her beautiful vanished hair. They were expensive and her heart had yearned for them without the least hope of possession. अब क्या था उस गिफ्ट में? उस गिफ्ट में थी वो कंघियाँ, सेट ऑफ कंघी थी, ठीक है, जो कि डेला जो है उन्हें बहुत पसंद करती थी, और वो शॉप की विंडो से ही, बाहर से ही उन कंघियों को देख करके निकल जाया करती थी। यानी कि उसको वो कंघियाँ इतनी ज़्यादा सुंदर थी कि वो जब भी मार्केट जाती थी उन कंघियों को देखती थी, निहारती थी, और उसके बाद फिर वहाँ से आगे बढ़ जाती थी। क्यों? क्योंकि वो जो कंघी थी वो बहुत ज़्यादा महंगी भी थी उनके लिए, क्योंकि उनके पास तो पैसे ही नहीं हुआ करते थे, है ना, तो वो इस वजह से वो उन कंघियों को देख करके निकल जाया करती थी। वो जो कंघियाँ थी वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी और
टॉर्टॉइस के शेल से बनी हुई थी, ठीक है। उसमें बहुत सारे जूल्स लगे हुए थे और वो कंघियों का जो रंग था वो बिल्कुल डेला के बालों की तरह ही ब्राउन शेड का था, ठीक है। वो बहुत महंगी थी और हरदम से ही डेला का दिल उन कंघियों को लेना चाहता था, ठीक है। एंड नाउ they were hers, but the tresses that should have adorned them were gone. पर अब डेला के पास अब वो कंघियाँ तो थीं, पर उन बालों में लगाने के लिए वो जो कंघियाँ थीं वो अब बाल ही नहीं बचे थे। और यही एक रीज़न था बहुत बड़ा कि जिम जो था पहली बारी में देख करके डेला का जो सिर था उसे देख करके सरप्राइज रह गया था, क्योंकि जिम ने क्या सोचा था उसको देने के लिए, जिम ने सोचा था कि वो डेला को कंघियाँ देगा जो डेला को बहुत पसंद थी। और डेला ने क्या किया, डेला ने अपने बाल ही कटवा दिए थे जिम को एक प्लैटिनम की फॉब चेन देने के लिए। यानी दोनों ने ही एक दूसरे को ऐसा गिफ्ट दिया अपनी ही चीज़ों को सैक्रिफाइस करके। शी हग्ड देम टू हर हार्ट। Then she looked up with dim eyes and a smile and said, "My hair grows so fast, Jim." But Jim had not yet seen his beautiful present. She held it out to him eagerly upon her open palm, the duly प्रेशियस मेटल शाइनिंग टू फ्लैश। अब जो है डेला जो है वो उन कंघियों को बहुत ज़ोर से हक कर लेती है, उन्हें देखती है और फिर अपनी डिम आई से देखती है और फिर स्माइल करती है और फिर कहती है कि मेरे बाल जो हैं वो बहुत जल्दी बढ़ते हैं जिम, मेरे बाल बहुत जल्दी बढ़ते हैं। पर जिम जो था अभी तक उसने अपना जो गिफ्ट था, प्रेजेंट था, वो नहीं देखा था। फिर डेला क्या करती है, अपने हाथ में वो जो चेन उसने डबल करके ले रखी थी वो खोलती है, उसको दिखाती है और उस हाथ में क्या था, वो प्लैटिनम की जो चेन थी वो चमक रही थी। Isn't it a dandy, Jim? I hunted all over town to find it. You will have to look at the time 100 times a day now. Give me your watch. I want to see how it looks on इट। फिर डेला जो है वो अपना गिफ्ट जो है देते हुए जिम से कहती है कि देखो कितनी खूबसूरत है ना ये जिम, और मैंने इसको पूरे शहर में ढूंढा था तब जा कर के मुझे ये मिली है। और अब तुम ये जो अपनी वॉच में जो है इस चेन को लगाओगे और फिर दिन में 100 बार कम से कम समय देखा करोगे। क्यों? क्योंकि जिम जो था वो, क्योंकि उसके वॉच में लेदर की पुरानी स्ट्रैप थी इसलिए वो अपनी वॉच को कभी कभी निकाला करता था। तो अब डेला ये चाहती थी कि अब हर कोई जाने कि जिम के पास एक एक्सपेंसिव महंगी घड़ी है जिसको वो हर किसी के सामने निकाल करके समय को देखना चाहे तो वो देख सकता है। और वो कहती है कि अपनी वॉच दो, मैं इसको देखना चाहती हूँ कि वॉच में ये कैसी दिखती है। इंस्टेड ऑफ ओबेइंग जिम जस्ट स्माइल्ड। और फिर जिम जो है उसको घड़ी दिखाने की बजाय सिर्फ एक मुस्कुराहट अपने मुंह में, अपने फेस पर ला देता है। डेल said he, let's put our Christmas presents away and keep them a while. They are too nice to use just at present. I sold the watch to get the money to buy your combs. अब तभी क्या जिम जो है वो डेल को कहता है कि चलो अब ये जो क्रिसमस प्रेजेंट्स हैं इनको अब थोड़ी दूर के लिए साइड रख देते हैं, ये बहुत खूबसूरत हैं अभी के लिए इस्तेमाल करने के लिए, देखने के लिए। और फिर बताता है कि मैंने अपनी घड़ी बेच दी थी तुम्हारे लिए ये कंघियाँ खरीदने के लिए। क्या हुआ यहाँ पर, जिम ने अपनी वॉच बेच दी थी और उस वॉच को बेच करके ही वो डेला के लिए कंघी लेकर के आया था। द मागी वर वाइज मैन, वंडरफुली वाइज मैन हु ब्रॉट गिफ्ट्स टू द बेब इन द मैंगर। दे इन्वेंटेड द आर्ट ऑफ गिविंग क्रिसमस प्रेजेंट्स। अब मागी के बारे में तो मैंने आपको वीडियो में शुरुआत में बताया ही था कि ये इन्हें 3 वाइज मैन भी बोला जाता था, जो कि एक तारे का रास्ता फॉलो करते हुए जीसस के बर्थ प्लेस तक आ पहुँचे थे, ठीक है। और फिर वहाँ पर आकर के उन्होंने क्रिसमस वाले दिन, जिस दिन जीसस का जन्म हुआ था, उस दिन उन्होंने जीसस को बहुत सारे प्रेजेंट्स भी दिए थे। और बेबी इन मैंगर का मतलब हो गया एक बच्चा जो कि पालने में होता है, ठीक है। तो ये जो बच्चा है पालने में, ये कौन है, ये जीसस क्राइस्ट है, ठीक है। और वहीं से ही ये क्रिसमस वाले दिन गिफ्ट देने की प्रथा शुरू हुई थी। दिस इज़ द इवेंटफुल स्टोरी ऑफ 2 foolish children in a flat who most unwisely sacrificed for each other the greatest
treasures of their house, but let it be said that of all who give gifts, these two were the wisest. They were the Magi O Henry. अब बताया है इन्होंने बोला कि ये जो इवेंटफुल स्टोरी थी, यानी कि ये जो डेला और जिम की जो स्टोरी थी, ये जो दो नादान बेवकूफ़ कह सकते हैं आप इन दो बच्चों की जो स्टोरी थी, जो कि फ्लैट में रहते थे, ठीक है, वो उन्होंने अपने सबसे ज़्यादा कीमती ट्रेजर्स, यानी कि उनके सबसे ज़्यादा कीमती जो सामान था उनके पास, यानी डेला के बाल और जिम की घड़ी, उनको बेच करके एक दूसरे के लिए गिफ्ट खरीदा था। मतलब अपनी खुशियों को कुर्बान करके सामने वाले की खुशियों को देख करके उनके लिए प्रेजेंट्स खरीदे थे। और इसीलिए कहा भी जाता है कि जो एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा वाइजेस्ट होते हैं। और इसीलिए इस कहानी में भी इन दोनों को वाइजेस्ट कहा गया है और इन दोनों को मागी भी बोला गया है, ठीक है। यानी डेला और जिम को इस कहानी में मागी बोला गया है। वो क्यों मागी है? क्योंकि उन्होंने एक दूसरों की खुशियों को देने के लिए एक दूसरे की जो ट्रेजर्स थे, जो ख़जाना था, उसको इन्होंने बेचा और उससे ही उन्होंने एक दूसरे के लिए गिफ्ट्स खरीदे। और ये जो सैक्रिफाइसेस इन दोनों ने किए एक दूसरे के लिए, ये आउट ऑफ लव किए। और ये जो स्टोरी है ब्यूटीफुल सी, ये ओ हेनरी ने लिखी है। और बेब ऑफ मैंगर का मतलब, बेब इन द मैंगर का मतलब हो गया जीसस क्राइस्ट, जो कि एक पालने में है। और मागी का मतलब क्या हो गया? 3 वाइज मैन, जो कि एक तारे को फॉलो करके ईस्ट से जीसस क्राइस्ट के बर्थ प्लेस पर पहुँचे थे, जहाँ पर मैरी ने जीसस क्राइस्ट को जन्म दिया था। और उन तीनों लोगों ने जीसस क्राइस्ट को बहुत सारे गिफ्ट्स भी दिए थे। तो ये एंड ऑफ द चैप्टर है। आई होप आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अब हम इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। टिक द करेक्ट आंसर। अब हमें करेक्ट आंसर पर टिक करना है। हाउ मच मनी डिड डेला हैव? अब डेला के पास कितने रुपए थे? तो डेला के पास थे $1.87। कितने थे? $1.87 थे। तो ऑप्शन नंबर बी को हम टिक कर देंगे। हाउ मच मनी डेला गॉट इन रिटर्न ऑफ हेयर? अब डेला को अपने बालों के बदले कितना पैसा मिला था? उसको मिले थे $20, ठीक है, उसको $20 मिले थे। तो ऑप्शन नंबर बी को हम टिक कर देंगे। What did Jim sell in order to get present for Della? जिम क्या बेचता है डेला के लिए प्रेजेंट खरीदने के लिए? तो डेला अपनी वॉच बेच देता है। तो ऑप्शन नंबर बी हिज वॉच, इसको हम टिक कर लेंगे। What did Jim bring for Della? जिम जो है डेला के लिए क्या लेकर के आता है? जिम डेला के लिए कंघियों का सेट लेकर के आता है। तो ऑप्शन नंबर सी अ सेट ऑफ कोम्स, इसको हम टिक कर लेंगे। अब आते हैं 5th पर। Who brought गिफ्ट्स टू दी बेब इन दी मैंगर? अब कौन गिफ्ट्स लेकर के आया था बेबी के लिए, जो कि मैंगर में था? तो मागी लेकर के आए थे गिफ्ट, ठीक है। कौन लेकर के आया था? मागी। तो अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स। जितना भी ब्लू में लिखा है और अंडरलाइंड है, वो सभी आप लोग अपनी बुक की एक्सरसाइज में फिलअप करेंगे। डेला एंड हर हस्बैंड लिव्ड इन अ फर्निश्ड फ्लैट एट $8 पर वीक। तो यहाँ पर फर्निश्ड और $8 हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। टुमारो वुड बी क्रिसमस एंड शी हैड ओनली $1.87 with which to buy him a present। तो कल का जो दिन है वो क्रिसमस है और डेला के पास सिर्फ $1.87 हैं, जिससे वो जिम के लिए प्रेजेंट खरीदेगी। The next 2 hours tripped by on rosy wings। तो fill in the blanks में हम tripped fill कर देंगे। Jim quickly awoke out of his trance। तो fill in the blanks में trance fill कर देंगे। They invented the art of giving Christmas presents। तो they invented और Christmas हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके ये सभी fill in the blanks को फिल कर लेंगे अपनी बुक में। और अब हम आगे चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। गिव 3 एग्जाम्पल्स फ्रॉम द स्टोरी विच सजेस्ट दैट जिम एंड डेला वर पुअर। अब 3 एग्जाम्पल्स देने हैं हमें स्टोरी में से, जहाँ से हमें ये पता चलता है कि जिम और डेला दोनों ही बहुत ज़्यादा गरीब थे। 3 एग्जाम्पल्स फ्रॉम दी स्टोरी विच सजेस्ट दैट जिम एंड डेला वर पुअर आर। जो 3 एग्जाम्पल्स हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि जिम और डेला पुअर थे, वो ये हैं कि
They both had to sell their prized possessions to afford Christmas gift for each other. Della wore an old brown jacket and an old brown hat, indicating they couldn't afford new clothing. Jim needed a new overcoat and a pair of gloves but couldn't buy them, earning only $20 per week. तो ये जो पहला है एग्ज़ाम्पल वो ये है कि वो उन दोनों ने ही अपने जो महंगी चीज़ें थी उन्हें बेच करके ही क्रिसमस प्रेजेंट ख़रीदा था। तो पहला एग्ज़ाम्पल तो ये हो गया कि वो गरीब थे कि उन्हें सामान बेचना पड़ा था नया सामान ख़रीदने के लिए, एक दूसरे के लिए, गिफ्ट के लिए। ठीक है, इसके अलावा दूसरा हो गया डेला जो है पुरानी, उसके पास ओल्ड ब्राउन जैकेट थी और उसके पास ओल्ड ब्राउन हैट थी। इससे ये पता चलता है कि उसके पास पैसे नहीं थे कि वो नए कपड़े खरीद पाए। इसके अलावा जिम जो था उसको भी एक नया ओवरकोट और ग्लव्स चाहिए थे, ठीक है, जो कि वो ख़रीद नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि उसकी अर्निंग सिर्फ $20 पर वीक थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Why did Della hesitate before going ahead with her idea to sell her hair? डेला क्यों हेजिटेट हो रही थी अपने बालों को बेचने जाने से पहले? Della hesitated because she cherished her hair but she wanted to buy Jim a worthy present for Christmas. डेला जो है वो अपने बाल बहुत पसंद करती थी, इसीलिए वो हेजिटेट कर रही थी उन्हें कटवाने के लिए, पर उसको अपने बाल कटवाने पड़े क्योंकि उसको जिम के लिए एक महंगा सुंदर अच्छा गिफ्ट खरीदना था। डिस्क्राइब जिम्स अपीयरेंस। अब हमें जिम का जो अपीयरेंस है वो डिस्क्राइब करना है कि कैसा दिखता था। जिम अपीयर्ड थिन एंड सीरियस, burdened with the responsibilities of family life at only 22. जिम जो था वो बहुत पतला और सीरियस दिखने वाला इंसान था। वो सिर्फ 22 साल का था और उसके ऊपर एक परिवार की जिम्मेदारी जो थी वो डाल दी गई थी। डिस्क्राइब हिज रिएक्शन टू डेलास ऑल्टर्ड अपीयरेंस। अब हमें जिम का रिएक्शन जो है वो डिस्क्राइब करना है डेला के बदले हुए अपीयरेंस को देखते हुए, यानी जब डेला ने बाल कटवा लिए थे उस समय पर वो कैसी दिख रही थी, तो जिम का क्या रिएक्शन था वो चीज़ देख करके ये हमें बताना है। इनिशियली जिम स्टेयर्ड एट डेला इन अ पेक्यूलियर मैनर बट देन ही एम्ब्रेस्ड हर एंड कम्फर्टेड हर अपॉन सीइंग हर ऑल्टर्ड अपीयरेंस। सबसे पहले तो जिम ने जो है डेला को बहुत पेक्यूलियर यानी स्ट्रेंज तरीके से देखा था, अजीबोगरीब तरीके से देखा था। फिर सेकेंडली उसने फिर क्या किया था, फिर उसने डेला को गले से लगा लिया था, उसको कंफर्ट किया था, उसको दिलासा दिया था, ठीक है, उसका ऑल्टर्ड अपीयरेंस को देखते हुए। डिस्क्राइब जिम एंड डेलाज रिएक्शन टू द गिफ्ट्स दे ब्रॉट फॉर ईच अदर। अब जिम और डेला का रिएक्शन जो है वो बताना है जब वो दोनों एक दूसरे को जो भी गिफ्ट लेकर के आए थे, जब उन्होंने एक दूसरे को दिए थे, तो वो रिएक्शन बताना है, ठीक है। दे बोथ इनिशियली रिएक्टेड विद शॉक एंड टीयर्स अपॉन रियलाइजिंग द सैक्रिफाइसेस दे मेड फॉर ईच अदर, बट दे अल्टीमेटली फाउंड जॉय एंड comfort in each other's love and the thoughtfulness of their gifts. अब शुरू में तो दोनों ही बहुत ज़्यादा शॉक हुए थे, रोए भी थे, ठीक है, क्योंकि उन्हें ये रियलाइज़ हुआ था कि उन्होंने एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइसेस दिए हैं, ठीक है, पर अल्टीमेटली क्या हुआ, वो दोनों ने ही जॉय फाइंड आउट किया, यानी दोनों खुश हुए, खुशी उन्होंने वो करी, उसके बाद फिर एक दूसरे को कंफर्ट किया क्योंकि उन दोनों ने ही एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा थॉटफुल गिफ्ट्स खरीदे थे, यानी बहुत सोचे समझे गिफ्ट खरीदे थे जो कि उनके इस्तेमाल में आए। वाई डिड डेला रिपीट द लाइन माई हेयर ग्रोज सो फास्ट टू जिम। अब जो डेला है वो ये लाइन क्यों रिपीट करती है कि मेरे बाल बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। डेला रिपीटेड द लाइन माई हेयर ग्रोज सो फास्ट टू assure that her sacrifice wasn't permanent and that her hair would grow back. अब जो डेला है वो ये लाइन रिपीट इसलिए करती है कि मेरे बाल बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, जिससे कि वो जिम को अश्योरेंस दे पाए कि उसने कोई परमानेंट सैक्रिफाइस नहीं किया है। मतलब ऐसा नहीं है कि अब डेला के बाल अब कभी वापस नहीं आएंगे, डेला के बाल दोबारा से बड़े हो जाएंगे, तो एक परमानेंट सैक्रिफाइस नहीं था, जबकि जिम ने तो अपनी सोने की घड़ी ही बेच दी थी, है ना। तो यहाँ पर डेला यही बताना चाह रही है कि मेरा जो सैक्रिफाइस है वो परमानेंट नहीं है और मेरे बाल जो हैं वो दोबारा से बड़े हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द स्टोरी, वाई डू यू थिंक जिम एंड डेला आर कॉल्ड द मागी। अब ये जो
चैप्टर है इसका हमें सिग्निफिकेंस बताना है चैप्टर का, कि ये जो टाइटल है द गिफ्ट ऑफ द मागी, इसका हमें सिग्निफिकेंस बताना है। और इसके अलावा हमें ये बताना है कि जो जिम और डेला हैं इन दोनों को मागी क्यों कहा गया है। द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल द गिफ्ट ऑफ द मागी lies in the parallels between Jim and Della's sacrificial gifts and the biblical Magi who brought gifts to the baby Jesus. They are called the Magi because, like the biblical Magi, they gave sacrificial gifts out of love and wisdom. अब ये जो सिग्निफिकेंस है इस चैप्टर का, जो टाइटल है द गिफ्ट ऑफ द मागी, ये लाई करता है जिम और डेला के बीच में कि उन दोनों ने ही सैक्रिफाइसेस किए, जस्ट लाइक मागी जो कि बाइबल बिब्लिकल मतलब हो गया कि बाइबल में दिए गए जो मागी नाम के जो कैरेक्टर हैं जो जीसस के लिए गिफ्ट्स लेकर के आए हैं, बिल्कुल उसी से ही इंस्पायर्ड है। और इन्हें मागी इसलिए भी कहा गया है कि जस्ट लाइक मागीज, इन्होंने भी अपने जो ट्रेजर्स थे उनको सैक्रिफाइस किया एक दूसरे के लिए गिफ्ट्स खरीदने के लिए, और इसीलिए इन्हें मागी बोला गया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वाई डू यू थिंक जिम एंड डेलाज एक्शन वर फूलिश? गिव रीज़न फॉर योर आंसर। आपको क्यों लगता है कि जिम और डेला ने जो है दोनों ने ही जो अपने अपने सामान बेच दिए वो फूलिश हैं? आपको इसमें रीज़न देना है। जिम एंड डेलाज एक्शंस कुड बी परसीव्ड एज बोथ फूलिश एंड वाइज। They were foolish in the sense that they sacrificed valuable possessions without fully considering the consequences. However, their actions were also wise because they demonstrated the depth of their love and the true spirit of giving which transcends material possessions. अब ये जो जिम और डेला के जो एक्शंस हैं इन्हें फूलिश भी कहा जाएगा और उन्हें वाइज भी कहा जाएगा, यानी कि बेवकूफ़त भी बोली जाएगी और बुद्धिमानी वाली चीज़ भी बोली जाएगी। पहला तो बुद्धिमानी वाली इसलिए, पहला फूलिश तो इसलिए कि इन दोनों ने ही क्या किया, इन दोनों ने ही अपने अपने जो वैल्यूएबल चीज़ें थी उन्हें सैक्रिफाइस किया था कॉन्सिक्वेंसेस बिना जाने हुए। हालांकि आखिरी में जो इनके एक्शंस थे वो वाइज इसलिए हो गए क्योंकि इससे हमें ये देखने को मिलता है, वाइज इसलिए बोला जाएगा क्योंकि वो जो सैक्रिफाइसेस इन्होंने किए उससे इन दोनों का एक दूसरे के प्रति प्यार देखा गया, ट्रूथफुलनेस देखी गई कि ये दोनों ही एक दूसरे को चीज़ें देने के लिए दूसरी चीज़ें बलिदान भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके इस आंसर को लिख लेंगे। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मेक अ कंपैरिजन ऑफ द कैरेक्टर ट्रेट्स ऑफ जिम एंड डेला। अब जिम और डेला के जो कैरेक्टर ट्रेट्स हैं उन दोनों का कंपैरिजन करना है, कंपेयर करना है दोनों को। जिम एंड डेला वर बोथ यंग एंड केयर्ड फॉर ईच अदर। जिम वॉज थिन एंड वेरी सीरियस। ही वॉज ओनली 22 and burdened with a family. Della was a loving and dedicated wife who managed their family with the little money her husband earned and even saved a little for buying a Christmas gift. अब जिम और डेला जो हैं ये दोनों ही यंग हैं, एक दूसरे के लिए केयर करते हैं। जिम जो है वो थिन है, बहुत सीरियस दिखने वाला है, ठीक है, पतला है और सीरियस दिखता है, और वो जो है 22 साल का है और इसके ऊपर परिवार को संभालने का बर्डन यानी बोझ भी है। जबकि डेला जो है वो एक लविंग और डेडिकेटेड वाइफ है जो कि अपनी फैमिली को संभालती है, ठीक है, और वो भी कम पैसों में जो उसका हस्बैंड कमाता है, ठीक है, कंप्लेनिंग भी नहीं है। इसके अलावा वो उसके लिए सेविंग्स भी करती है जिससे कि वो क्रिसमस गिफ्ट खरीद पाए। Look at these idioms and colloquialisms related to money. Write what they mean and make sentences with them. अब ये कुछ idioms लिखे हुए हैं, इन सभी को देख करके हमें इनके मीनिंग्स लिखने हैं और उसके बाद फिर इनके ऊपर सेंटेंसेस भी बनाने हैं। तो अब चलिए देख लेते हैं। हार्ड अप फॉर मनी यानी कि पैसे की तंगी होना, लैकिंग मनी। इसका सेंटेंस हो जाएगा आफ्टर लूजिंग हिज जॉब ही वॉज हार्ड अप फॉर मनी एंड स्ट्रगल्ड टू पे हिज बिल्स। नौकरी छूटने के बाद उसके पास पैसे की तंगी हो गई और वो अपने बिल्स भी पे नहीं कर पा रहा था। हैव मनी टू बर्न यानी कि इतना पैसा होना कि आप बर्बादी करना शुरू कर दो।
यानी कि इसका मीनिंग हो जाएगा हैव मोर मनी दैन नेसेसरी, इतना पैसा होना जितना ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा पैसा होना। अब इसके ऊपर सेंटेंस बनाएंगे। शी इनहेरिटेड अ फॉर्च्यून फ्रॉम हर अंकल एंड नाउ हैज़ मनी टू बर्न, उसको अपने अंकल से बहुत ज़्यादा इनहेरिट किया उसने पैसा, फॉर्चून दौलत कमाई अपने अंकल से, उसको इनहेरिट किया मतलब होता है कि पास ऑन होना, कोई भी चीज़ उसके अंकल से उसे पास ऑन हो गई, मिल गई, ठीक है। और फिर अब वो जो पैसा है वो जला रही है, मतलब बर्बाद कर रही है। स्ट्रैप्ड फॉर कैश यानी कि पैसे की कमी होना, एक्सपीरियंसिंग अ शॉर्टेज ऑफ मनी। सेंटेंस हो जाएगा इसका, विद रेंट ड्यू एंड नो पे चेक अंटिल नेक्स्ट वीक वी आर अ बिट स्ट्रैप्ड फॉर मनी, यानी कि रेंट ड्यू है और कोई भी पे चेक नहीं आया है, अगले हफ्ते तक नहीं आएगा, तो हमारे पास अभी पैसे की तंगी है। नेक्स्ट आते हैं पे थ्रू योर नोज़ फॉर समथिंग, यानी कि किसी भी चीज़ के लिए ज़्यादा पे करना, फॉर अ हाई पे। तो सेंटेंस में आ जाएगा ही पेड थ्रू हिज नोज़ फॉर दैट डिज़ाइनर हैंड बैग, यानी उसने अपने जो डिज़ाइनर बैग खरीदने के लिए उसने ज़्यादा हाई प्राइस पे किया। टू बी लोडेड का मतलब होता है पैसा आने वाला होना, ठीक है। टू हैव अ लॉट ऑफ मनी, सेंटेंस हो जाएगा आफ्टर विनिंग द लॉटरी ही सडनली बिकेम लोडेड, यानी कि लॉटरी जीतने के बाद उसके पास अचानक से पैसा ही पैसा हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पर, कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग फॉर, ड्यूरिंग और वाइल। अब ये जो सेंटेंसेस दे रखे हैं इसमें फॉर इस्तेमाल करना है, ड्यूरिंग इस्तेमाल करना है और वाइल इस्तेमाल करना है। तो चलिए जान लेते हैं कहाँ हमें फॉर इस्तेमाल करना होता है, कहाँ ड्यूरिंग और कहाँ वाइल। देयर हैज़ बीन रेनफॉल इन द एरिया फॉर सम टाइम नाउ, यहाँ पर फॉर आ जाएगा, यानी कुछ समय तक यहाँ पर बरसात होती रही, फॉर सम टाइम, ठीक है। आई फेल अस्लीप ड्यूरिंग दी कॉन्सर्ट, यानी कॉन्सर्ट के दौरान, ड्यूरिंग का मतलब क्या हो गया, दौरान, कॉन्सर्ट के दौरान वो सो गई थी। शिल्पा प्रैक्टिस द गिटार ड्यूरिंग हर समर वेकेशन, यानी समर वेकेशन के दौरान, ठीक है, तो ड्यूरिंग आ जाएगा यहाँ पर भी। आई फेल अस्लीप ड्यूरिंग द लॉन्ग ड्राइव, तो लॉन्ग ड्राइव के दौरान वो सो गई, तो यहाँ पर भी दौरान है तो यानी ड्यूरिंग हो गया। आते हैं नेक्स्ट पर, माई ब्रदर ऑलवेज सिंग्स वाइल ही इज़ इन द शावर, यानी जब, जहाँ पर भी जब आ जाएगा तो वहाँ पर हम वाइल पुट कर देंगे। मेरा भाई नहाते हुए, जब भी वो नहाता है तो वो सिंगिंग करता है, यानी जब आ जाएगा, यानी वाइल आ जाएगा। आई वेटेड फॉर अ ईयर आफ्टर माई एक्सीडेंट बिफोर रिज्यूमिंग डांसिंग क्लासेस, यानी कि मैंने 1 साल तक इंतज़ार किया एक्सीडेंट के बाद, उसके बाद दोबारा से डांसिंग लेसन्स लेने स्टार्ट किए। आई लाइक टू लिसन टू म्यूज़िक वाइल एक्सरसाइजिंग, यानी दौरान, फिर से दौरान आ गया, तो एक्सरसाइज करने के दौरान वो म्यूज़िक सुनती है। इट्स बेस्ट टू कीप क्वाइट ड्यूरिंग मील्स, तो यहाँ पर आ गया ड्यूरिंग। द प्रेसिडेंट्स स्पीच वॉज परफेक्ट शी मस्ट हैव प्रैक्टिस्ड फॉर डेज, तो यहाँ पर आ गया फॉर। नेक्स्ट आते हैं, एड सूटेबल क्वेश्चन टैग्स टू द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब ये फॉलोइंग जो भी सेंटेंसेस दे रखे हैं इसके लिए हमें क्वेश्चन टैग्स देने हैं, यानी क्वेश्चन टैग बनाने हैं। जॉन एंड रिया डू नॉट लाइक मैथमेटिक्स, डू दे, तो यहाँ पर डू था तो इसलिए डू दे आ गया। एती विल रिटर्न होम टुनाइट वोंट शी, शी could have bought a new car with all that money, couldn't she? I am so clever, aren't I? They aren't coming for the presentation, are they? You like pop music a lot, don't you? He often comes home late, doesn't he? They don't watch much sports on television, do they? अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, जो कि है यूजिंग अ डिक्शनरी राइट द हेडवर्ड्स फॉर द फॉलोइंग मल्टी वर्ड आइटम्स देन राइट डाउन देयर मीनिंग्स। अब ये जो वर्ड्स दे रखे हैं इनके सामने हमें इनके मीनिंग्स लिखने हैं। पुल डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ को गिरा देना, यानी टू डिमोलिश और डिसमेंटल, ठीक है।
पब्लिक स्पीकिंग क्या होता है? जब हम लोगों के सामने बोलते हैं उसे हम पब्लिक स्पीकिंग कहते हैं। जैसे आप स्कूल की असेंबली के दौरान बोलेंगे तो बहुत सारे बच्चे खड़े होंगे तो उसे भी हम पब्लिक स्पीकिंग कहेंगे। जैसे आपने बहुत सारे पॉलिटिशियंस को देखा है, वो रैली निकालते हैं, फिर भाषण देते हैं खड़े होकर स्टेज पर, तो वो सब पब्लिक स्पीकिंग में आ जाता है। द एक्ट ऑफ डिलीवरिंग स्पीच और प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस के सामने स्पीच देने को ही हम पब्लिक स्पीकिंग कहते हैं। बिग फिश इन अ स्मॉल पॉन्ड, यानी कि एक बड़ी मछली एक छोटे तालाब में, इसका मतलब हो गया एक अमीर आदमी छोटे स्मॉल एनवायरनमेंट में, ठीक है। अ पर्सन ऑफ इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस इन अ स्मॉल और लिमिटेड एनवायरनमेंट। टेकन फॉर यानी कि मिस्टेकन फॉर, यानी किसी के लिए गलत मिस्टेकली किसी को ग्रांटेड कर देना, ठीक है। वेल रेड यानी कि कोई अच्छा खासा पढ़ा लिखा व्यक्ति, उसको हम बोलेंगे वेल रेड, यानी नॉलेजेबल और इन्फॉर्म्ड पर्सन। वाइट लाई का मतलब हो गया सफ़ेद झूठ या फिर ऐसा झूठ जिससे किसी को नुकसान ना हो, ठीक है। अ हार्मलेस और ट्रिवियल लाई यूजुअली टोल्ड टू अवॉइड हर्टिंग समवन्स फीलिंग्स। बाइट द डस्ट यानी किसी की मतलब एंड पर पहुंचना, उसको बोलते हैं हम बाइट द डस्ट, यानी फेल हो जाना या फिर कम टू एन एंड। इल प्रिपेयर्ड यानी कि किसी भी चीज़ के लिए जो भी प्रिपरेशन चाहिए थी वो नहीं करी, उसको हम बोलेंगे इल प्रिपेयर्ड। नॉट एडिक्वेटली प्रिपेयर्ड और रेडी, नॉट रेडी भी बोल सकते हैं उसको। अब आते हैं 9th पर। एज ब्लाइंड एज बैट यानी कि हैविंग वेरी पुअर विजन और अवेयरनेस, यानी किसी को किसी भी चीज़ के बारे में अवेयरनेस ना होना। ऑनर बाउंड का मतलब किसी के लिए ऑब्लाइटेड होना, ठीक है। ऑब्लाइटेड और कमिटेड बाय वन सेंस ऑफ ऑनर। ड्राइविंग लाइसेंस क्या होता है? एक लीगल डॉक्यूमेंट जो कि परमिट करता है इंसान को ड्राइव करने के लिए किसी भी व्हीकल को। अ ड्राइविंग डॉक्यूमेंट परमिटिंग अ पर्सन टू ड्राइव अ व्हीकल। स्टेप डाउन का मतलब हो गया रिज़ाइन देना, ठीक है। टू रिज़ाइन और रिलिंक्विश अ पोजिशन ऑफ अथॉरिटी। नेक्स्ट आते हैं, ऑर्गेनाइज अ डिबेट इन द क्लास अबाउट दैट यू थिंक जिमेंडेला डिड वॉज राइट और रॉन्ग, or perhaps they should be more economical and use their precious possessions wisely. Divide the class into groups and ask their viewpoints regarding the topic. अब ये टॉपिक डिबेट है, बहुत बड़ा हो जाएगा आंसर लिखने में, इसलिए इसका मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आंसर लिख दूंगी और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगी, तो आप लोग वहाँ से इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Write a review of the story The Gift of the Magi. Give your opinion on its strengths and weaknesses and state your reasons for liking or disliking it. You should comment on the following points in your review: the plot, the setting, the characters and the style of the author. यानी हमें इस जो स्टोरी हमने अभी पढ़ी द गिफ्ट ऑफ द मागी, इसका रिव्यू देना है, अपने ओपिनियंस देने हैं इस टॉपिक के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पर, ठीक है। कोई चीज़ आपको पसंद आई या नहीं पसंद आई, ये सारे ही रिव्यूज़ आपको देने हैं। तो इसका भी आंसर मैं आपको कमेंट सेक्शन में और वीडियो के लिंक में पिन कर दूंगी, तो आप लोग वहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, अपने पास लिख सकते हैं, आंसर को बना सकते हैं वहाँ से। तो स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का एंड था। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो ये था द गिफ्ट ऑफ मागी। थैंक यू।